हेलो एवरीवन। सो माई सेल्फ अंकुर सिंह, आई एम एन आईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अगर मेरे मार्केट व्यूज के जो वीडियो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे, अगर वो उस पे 200 लाइक आता है तो मैं आपको आने वाले टाइम में हर सेक्टर से रिलेटेड एक सीरीज ऑन करूंगा। उसमें जो मिड कैप स्मॉल कैप के जो डायमंड स्टॉक होंगे जो आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, जहां पे आप एसआईपी कर सकते हो, लुक लाइक आप बस बास्केट बना के या स्मॉल केस कैसा भी करके आप उसमें एसआईपी भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो वैसे आपको स्टॉक्स में शेयर करूंगा, और मैं ये स्टॉक इसीलिए आज मैंने सबसे पहले चूज किया हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर क्या है, ये कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाने वाला, ऐसा नहीं कि इमर्जिंग इमर्जिंग सेक्टर है या ये यहाँ पे क्या कंटिन्यूअसली ग्रोथ होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं आपको कुछ भी चाहे, आप अपनी एजुकेशन हो, एजुकेशन आपका हेल्थ एंड आपका नॉर्मल आपका ये है, तो इसमें आपको जो आपकी इनकम होती है वहां पे आप हर चीज में कटौती कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम कहीं से भी कंट्रोल्ड हुआ या आपका इनकम कहीं से बंद हुआ तो आप बाकी सारी चीजों को, खाने को कम कर सकते हो, पहनने को कम कर सकते हो, बट आप अपनी हेल्थ से खिलवाड़ नहीं कर सकते, साथ ही साथ अपनी एजुकेशन से भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो मेन प्राइमरी सेक्टर, मतलब हमारी जो बेसिक नीड है वो हमारा हेल्थ है। इसलिए आपको हेल्थ पे भी फोकस बना के रखना चाहिए। इसलिए मैं आज इस सेक्टर का एक डायमंड स्टॉक लाया हूँ। तो आपको, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मैं वीडियो में आगे जाने से पहले आप पहला एक बार सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे डालूं वहां पे आपको पहले नोटिफिकेशन मिले और वहां से आप उसको मिस ना करें। ओके, सो सबसे आइए हम इस पे बात करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है हमारा, वी आर जस्ट एन आईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर कुछ भी करना है तो आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके देन यू कैन गो फॉर बाय। ओके, सो अब हेल्थ केयर सेक्टर मैंने चूज क्यों किया, हेल्थ केयर सेक्टर हमने चूज इसलिए किया क्योंकि आप देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर हैज बिकम वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट सेक्टर बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर जो है, आपको आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है आने वाले टाइम में, उस हिसाब से हमें, आप देख रहे हैं लगातार तरह तरह की बीमारियां हमारे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में आ रही हैं। उस हिसाब से अगर हमारे इंडिया का पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो सकता है आने वाले, चाइना को भी हमने ऑलमोस्ट बीटी कर दिया है, तो उसके बाद आप देखिए जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, कुछ हिसाब से हमारे पास हेल्थ केयर पे हमें फोकस करना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले जो लोग 90 साल 95 साल जीते थे, अभी वो कितना 45 ईयर्स 50 ईयर्स में भी उनको बहुत सारी बीमारियां हो रही। इवन आपको 25 30 ईयर्स के जो एज के जो आजकल लोग हैं उनको भी बहुत सारी बीमारियां हो रही। तो इसलिए हमें आने वाले टाइम में जो एवर ग्रीन सेक्टर है उस पर फोकस हमेशा बना के रखना चाहिए। और अगर आप टर्म्स के रेवेन्यू की बात करें तो ये जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है, ये पूरी इकोनॉमी में हमारा जो 4.5 ट्रिलियन के आसपास का जो इकोनॉमी है उसमें आप मान के चलो 8 to 9% का टोटल कंट्रीब्यूशन केवल हेल्थ केयर सेक्टर से आता है, चाहे वो आपको रेवेन्यू डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में सारा। और साथ ही साथ आप देखेंगे हेल्थ केयर में, आप देखेंगे तो हेल्थ केयर में कंपैरिजन करेंगे तो हॉस्पिटल, मेडिकल डिवाइस, क्लिनिकल ट्रायल, सब कुछ आपको इसमें, सब कुछ आप मान के चलो, मतलब हेल्थ केयर केवल हेल्थ केयर में ये नहीं कि हॉस्पिटल बना दिया, ये नहीं, हेल्थ केयर से रिलेटेड आपका फार्मा स्टॉक्स, फार्मा कंपनीज, फार्मा के साथ साथ इसमें जो फार्मा के मेडिकल डिवाइसेस जो प्रोवाइड करती है, मेडिकल डिवाइसेस जो कंपनीज बनाती हैं उस पर भी आपको फोकस रखना है। साथ ही साथ इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी अलग इंडस्ट्रीज है उस पे भी आपको फोकस करके चलना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इंडिया में जो मेडिकल टूरिज्म है, अगर आप देखें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड का सबसे सस्ता टूरिज्म अगर आपको मेडिकल में आपको देखा जाए कि मतलब मेडिकल का जो एक्सपेंस है वो सबसे कम कहाँ पे, तो इंडिया में। इसलिए आप देखेंगे तो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म सबसे ज्यादा फेमस है। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे लोग यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, यहाँ से लोग हमारे इंडिया में आते हैं। किस लिए आते हैं कि वहां पे जो लोगों के पास पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते अपने ट्रीटमेंट में, वो इंडिया में आके अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं। बस इंडिया में एक चीज का प्रॉब्लम है कि इंडिया में हर चीज का फैसिलिटी तो अवेलेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी सस्ता होता है, साथ ही साथ हमारे यहाँ की मेडिसिन भी काफी सस्ते, और सस्ते में इलाज हो जाता है। जो चीज अगर आपको कोई चीज का कैंसर हुआ है और वो कैंसर अगर आपको बाहर, आप मान के चलो 1.5 to 2 CR लगेंगे, वही चीज अगर इंडिया में आपको मान के 35 to 40 लाख रुपीज में इजिली हो जाता है। तो इसलिए जो भी वर्ल्ड की अदर कंट्रीज आप देखेंगे, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे जो बाहर से मेडिकल टूरिज्म आता है वो मिडिल ईस्ट से आता है। मिडिल ईस्ट में आप देखें बहुत सारे, दुबई देखेंगे, सऊदी अरब, और आपका इधर पे जितने भी कंट्रीज है ना मिडिल ईस्ट से, सारे इंडिया में टूरिज्म के नाम पे बहुत आते हैं, मेडिकल टूरिज्म के नाम पे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा खासा ग्रोथ इस सेक्टर में देखा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस बना के रखना है। अब यहाँ पे क्या, इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर इज ग्रोइंग एट दिस
pays due to its strength coverage services and increasing expenditure by public as well as प्राइवेट सेक्टर। आप इस हिसाब से हमारे यहाँ पे इंडिया में आप देख रहे हैं मेडिकल सेक्टर में जिस हिसाब से बूस्ट अप आ रहा है, उस हिसाब से हमारे यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर में आप देखिए अभी रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एम्स की आपने आधारशिला भी रखी है अभी गुजरात के आपने पटना के दरभंगा में, ठीक है। तो अभी बिहार को दूसरा एम्स भी मिलेगा। तो अभी साथ ही साथ यहाँ पे क्या पब्लिक साइड में मतलब गवर्नमेंट भी इस सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है, साथ ही प्राइवेट प्लेयर तो आप करिए, देख रहे हैं आपके आसपास कितने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, लगातार खुलते जा रहे हैं। ओके, तो आपको इस चीजों पे थोड़ा सा ये फोकस करना। और आजकल जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से जो भी कंपनी मतलब जो भी हेल्थ केयर सेक्टर में सब लोग कहाँ पे फोकस करते हैं नॉर्मली, हॉस्पिटल में प्राइवेट सेक्टर पे हॉस्पिटल फोकस करते हैं। क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि भाई आजकल नॉर्मली आपको क्या मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया लोगों ने, पहले लोगों के पास जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जो लोग रहते थे वो लोग क्या फोकस करते थे कि भाई हम चलो बीमार पड़ेंगे तो इजिली हम खरीद लेंगे, ठीक है, मतलब हम अपने आप पे कर देंगे। बट अभी लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस को लेके चलते हैं, मतलब 10 लाख 15 लाख 20 लाख का इंश्योरेंस उन्होंने ले लिया और साल का वो कितना पे करना है, अगर आपका एज कम है तो आप मान के लो 10 to 12 thousand ईयरली। और अगर आपको एक बार कोई भी बीमारी कुछ भी हो गया, आपको एक्सीडेंट हो गया कुछ भी हो गया, तो आप उसका इजिली आप किसी भी अच्छे वेल्ड मतलब अच्छे खासे हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इसलिए आपको देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा आपका फोकस हम बना के चलेंगे हॉस्पिटल सेक्टर पे, जहाँ पे आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा बूस्टअप देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाइक इट्स लार्ज पूल ऑफ वेल ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल। अगर आप देखें तो हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारे पास में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स है, तो हम यहाँ पे हमारे पास तो इंडिया में हम ऑलरेडी बाहर भेजते हैं, मतलब आप मान लो रसिया चाइना और अमेरिका में हमारे डॉक्टर जाके वहां पे जॉब करते हैं। बट अभी हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे वेल ट्रेन बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल जो इंडिया में जॉब कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या इनकी ये सस्ता ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो इसलिए ये कॉस्ट कॉम्पिटेटिव भी है कंपेयर टू इट्स पीयर इन एशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज। मतलब यहाँ पे सबसे सस्ता आपका अगर कंपैरिजन देखेंगे तो ये एशिया और वेस्टर्न कंट्रीज में काफी सस्ता हमारे यहाँ पे ये अवेलेबल है। इसलिए आपको देखोगे तो इंडिया हैज इमर्ज एज अ हब फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर इंटरनेशनल प्लेयर ड्यू टू इट्स रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। मतलब यहाँ पे साथ ही साथ मेडिकल टूल्स डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो बाहर की कंपनीज है जो यूएस में काम करती है यूके में काम करती है, वो सारी इंडिया में अपने क्लिनिकल ट्रायल के लिए लैब बना रही, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च के लिए उनको सस्ता लैब अवेलेबल है, लोगों पे आपको रिसर्च भी कर सकती है अलग टाइप के। तो इसलिए इंडिया में ये सेक्टर पे काफी बूस्टअप आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें तो मेडिकल टूरिज्म में इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना इस सेक्टर से हमें ग्रोथ हो सकती है और आने वाले टाइम में कितने सीएजीआर से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। अगर आप देखें तो मेडिकल टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे, मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया वैल्यूड $8.7 बिलियन। $8.7 बिलियन इसका टोटल जो रेवेन्यू था, मतलब इतना बड़ा इंडस्ट्री था 2023 में। और आप मान के लो 2024 में यही बढ़ के हमारा 8.7 बिलियन का जो हमारा इंडस्ट्री है हेल्थ केयर सेक्टर का, वो बढ़ के 10.4 बिलियन, ऑलमोस्ट आप मान के लो 25% से ज्यादा, 25% ज्यादा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब लास्ट 1 ईयर में 25.7% या 26% के अराउंड यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री है वो अच्छा खासा ग्रोथ करी 2034 तक 17.2 सीएजीआर से, ये 2024 से 2034 तक ग्रो कर सकता है। मतलब आने वाले 10 ईयर्स में 17.2 सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ये ग्रो कर सकती है ये इंडस्ट्रीज। तो आप समझ सकते हो अगर इतने 17.2 सीएजीआर से कोई अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उस सेक्टर में रिलेटेड जो भी कंपनीज उनको कितना बेनिफिट आने वाले टाइम में हो सकता है। और मेडिकल टूरिज्म आप देखें तो इंडिया में 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंडिया में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला मेडिकल टूरिज्म में। ओके, और इंडिया ऑफर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव विच इज मेजर ऑफ अट्रैक्शन फॉर फॉरेन मेडिकल। और इंडिया का जो रैंक है ना वर्ल्ड टूरिज्म में, मतलब अलग अलग कंट्रीज में लोग टूर करते हैं मेडिकल टूरिज्म करते हैं, तो वहां पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया में जो इंडिया का वर्ल्ड में रैंकिंग है वो 10th नंबर पे 46 कंट्रीज में। ओके, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा हमें इस सेक्टर के अट्रैक्ट करती है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब मैंने जो इस सेक्टर का जो डायमंड स्टॉक है उसका नाम है आर्टिमिस मेडिकेयर। अब आर्टिमिस मेडिकेयर मैंने क्यों चूज किया, इसका रीजन बहुत सारा रीजन है। नंबर 1, कंपनी के पास में ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर बोले मतलब आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन खराब होता है, लाइक आपका लीवर है, किडनी है, या जो भी आपका फंक्शन खराब होता है उसको आप यहाँ पे जाके अपना ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हो। और आप मान के चलो ट्रांसप्लांट किडनी को ट्रांसप्लांट कराने तो बहुत कितना पैसे लगते हैं कि आपको आपका घर बिक जाएगा, ठीक है। और लीवर ट्रांसप्लांट में तो और साथ ही साथ इनके पास में क्या वुमेन चाइल्ड सेंटर है, साथ ही साथ इनके पास में इनोवेसिव पैट्रियोटिक सर्जरी का भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ गैस्ट्रो साइंस सेंटर्स
मतलब आपके पेट से रिलेटेड जो भी गैस्ट्रो, आपने गैस्ट्रो डॉक्टर का नाम सुना होगा, तो गैस्ट्रो साइंस के जो इनके पास सेंटर से, मतलब इस सेक्टर में ये बहुत सारा रिसर्च भी करते हैं, उनके पास बहुत सारे सेक्टर में डॉक्टर्स अवेलेबल है जो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्लास्टिक सर्जरी सेंटर भी है, कोस्टो कॉस्मेटोलॉजी एंड प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली कौन करता है, जैसे आपका सपोज आपका फेस थोड़ा सा डल है, या आपका नाक, मतलब जैसे आपने बहुत सारे, आपने यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो बॉलीवुड के आप देखते हैं ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज में, क्या उनका आपने हमेशा सुना होगा कि वो लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी से उनका नाक थोड़ा चपटा है तो उसको थोड़ा सा उठाना है, या आपका फेस में कहीं पे कुछ चीज अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको क्या चेंज करके नहीं प्लास्टिक सर्जरी करा। तो प्लास्टिक सर्जरी भी ये आर्टेमिस मेडिकेयर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर आप इस सेक्टर में देखें तो इनके पास क्या, पेन मेडिसिन पेलिवेटिक केयर सेंटर, मतलब मेडिसिन पेलिवेटिक सेंटर का मतलब कि आपको आफ्टर ट्रीटमेंट, जैसे आपका कोई चीज का सर्जरी हो गया उसके बाद आपको देखभाल करने के लिए भी इनके पास ये सेंटर्स अवेलेबल है, वहां से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। साथ ही साथ आप देखो तो इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर है, इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर तो काफी सारा ग्रोथ आप देखते हैं हमेशा। और साथ ही साथ इनके पास आर्टेमिस हार्ट सेंटर है, आर्टेमिस कैंसर सेंटर, इनके पास कैंसर का भी सेंटर है, मतलब ये कैंसर से रिलेटेड इनके पास में, कैंसर जो इंडिया में कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो सस्ता होता है वर्ल्ड के मुकाबले, तो यहाँ पे इनके पास कैंसर सेंटर भी है। उनके पास न्यूरोलॉजी सेंटर, न्यूरो साइंस सेंटर भी है अच्छा खासा, और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक सेंटर। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट क्या, आप देखते हैं आजकल हमारे यहाँ पे, मेरी मदर को भी ऑलरेडी पैर में काफी सारा प्रॉब्लम होता है, मतलब आप मान के चलो जैसे आपका एज बढ़ता है तो पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, तो आजकल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट का बहुत चल रहा है। ऑर्थोपेडिक सेंटर भी, मतलब हड्डियों से रिलेटेड जो भी इनके पास सेंटर्स होते हैं वो भी इनके पास है। और साथ ही साथ आर्टबिस पल्मोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल, मतलब लंग से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी इनके पास अलग से एक सेंटर बनाया है इन्होंने। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके पास फैसिलिटी क्या, फैसिलिटी इनके पास बहुत सारी फैसिलिटी अलग अलग टाइप की। यहाँ पर ब्रेन एंड फुल बॉडी बॉडी के लिए रोबोटिक हिस्टोलॉजी और रेडियोलॉजी अवेलेबल है। ये पूरी बॉडी को आपको स्कैन करके बता देते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। इसके बाद रोबोटिकल सर्जरी, मतलब रोबोटिकल सर्जरी आने वाले टाइम में मेडिकल की फील्ड में एक अलग टाइप का टेक्नोलॉजी चेंज लाएगा। मतलब जैसे आप देखें तो अभी आप आईटी शेयर में क्या, आईटी सेक्टर में क्या एआई ने अलग टाइप से बूस्टअप ला दिया, वैसा ही ये रोबोटिकल सर्जरी रोबोटिक जो सर्जरी यानी आने वाले टाइम में मेडिकल सेक्टर में एक नया रिवोल्यूशन लाएगा। तो आप मान के चलना कि इस सेक्टर में जो भी कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही हैं, इस पे फोकस कर रही हैं, इस पे ऑलरेडी रिसर्च कर रही हैं, वो उनमें अच्छा खासा बूस्टअप आने वाले टाइम में हो सकता है। रोबोटिक्स सिस्टम फॉर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिए भी ये कंपनी काम करती है। साथ ही साथ सर्जिकल इमेजिन सिस्टम भी है इनके पास में, आप सिटी वगैरह सब कुछ होता है इनके पास में। तो आपको यहाँ 3D इमेजिन सिटी लाइक 3D इमेजिन, मतलब इनके पास हर चीज अवेलेबल है। आप देखिए एक से एक यहाँ पे, मतलब वर्ल्ड टाइप की जो फैसिलिटीज है वो इस कंपनी के पास में अवेलेबल है। तो ये फैसिलिटीज आपको इजीली आप चेक कर सकते हैं। ओके, एमआरआई सेंटर है, इको मशीन है, आपको स्कैनर है, और आपको सिस्टमेटिक है, इको नेविगेटर है, बेबी ब्रेस्ट बायोस्पोजी सिस्टम है। ओके, सब कुछ इनके पास में अवेलेबल, इनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, मतलब सारा चीज का ये इनके पास लिंकअप पड़ा है। अब इसके बाद अगर हम आए कंपनी के बाद, कंपनी के पास और क्या चीज है जहां पे हमारा ज्यादा फोकस, हमने क्यों इसको ऐड किया। अगर इसको देखो तो इनको अलग अलग सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है, अगर देखो तो सबसे ज्यादा ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी बेसिकली क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो यहाँ पे कैंसर के स्टार्टिंग से लेकर, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैंसर हो, तो ओंकोलॉजी होगा। ओंकोलॉजी में आपको हर टाइप का मतलब डायग्नोस्टिक किया जाएगा, डायग्नोस्टिक के बाद आपको इलाज ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो वो सारा कुछ ओंकोलॉजी में आता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको देखो ओंकोलॉजी, न्यूरो और ऑर्थोपेडिक, इन तीनों से, और कार्डियोलॉजी, चार से आपको देखो इनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनसे आता है। आप इनको देखो 19, 16, 15 और 8%, आप 15, 8, 23, 23 और 16 आप काउंट कर लो, 39 के बाद आप 20 इसमें जोड़ लो, अराउंड 55 टू 60% का रेवेन्यू इनको केवल इस चार सेगमेंट से आता है। और इसमें इनको अच्छी खासी इनके स्पेशलाइजेशन भी है। तो आपको बाकी सारे सेगमेंट से थोड़ा आता है, लेकिन इससे चार सेगमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो कौन कौन से लोग इनके पास सबसे ज्यादा आते हैं, मतलब इंटरनेशनल क्या ग्रोथ है, तो आप देखो 28% इनके पास इंटरनेशनल बेस। मैंने बोला ना इंडिया में क्या मेडिकल टूरिज्म है, तो बाहर से लोग काफी अट्रैक्ट होते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म का 28%। साथ ही साथ आप इंश्योर्ड पेशेंट्स आते हैं, मतलब जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, मतलब चाहे आपका स्टार कोई भी आप कंपनी का आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो उनके पास इंश्योर्ड पेशेंट। आप जब इंश्योर्ड पेशेंट कभी हॉस्पिटल में जाता है तो आपको क्या नॉर्मल बिल, अगर आपका अगर मतलब नॉर्मल अगर कुछ कम भी करना है डायग्नोसिस में, तो जैसे आपका इंश्योरेंस का नाम सुनेगा, वो इंश्योरेंस के नाम पे उसका रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा।
इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसलिए आपको इसमें कंपनी को काफी अच्छा रेवेन्यू में मार्जिन मिलता है इंश्योर्ड बेसिस में। इंटरनेशनल में तो मिलता ही है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले आप इंडिया में, तो इंडिया में वो लोग कम नहीं कराएंगे, जो भी है सीधा पे कर दिया, बात खत्म। ओके, उसके बाद डोमेस्टिक कैश पेशेंट, डोमेस्टिक मतलब हमारे इंडिया में जो लोग जाते हैं डायरेक्टली आप अपना ट्रीटमेंट करवाने, तो उनके लिए फिर गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट में आपका ECHS है और भी बहुत सारी स्कीम होती है, तो उसके तहत भी इनके पास अच्छे खासे 18% का रेवेन्यू आता है। मतलब इंटरनेशनल 28, इंश्योर्ड 34, फिर 20% डोमेस्टिक कैश पेशेंट से अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी को आता है। ओके, अब इसके बाद अगर आप जाए तो इनका, अगर हम फाइनेंशियल पे जाए तो फाइनेंशियल में आप देखो कंपनी ने 14 तारीख को इनका बेसिकली सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, इनमें क्या लगातार इनके सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम इसमें ईयर और ईयर बेसिस क्वार्टरली बात कर ले तो आप देखो क्वार्टर 2 में फाइनेंशियल 24 में, अभी क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 25 में अगर कंपेयर करोगे, उस टाइम इनका रेवेन्यू पिछले साल इस क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में 2376 करोड़ का इनका रेवेन्यू, 76 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी ये बढ़ के 2523 करोड़ का हो गया है। अदर इनकम इनका 74 करोड़ का है, इससे पहले क्या इनका 24 करोड़ का था। ठीक है, इसमें अदर इनकम में क्या आता है, चाहे कंपनी का इन्वेस्टमेंट किया हो या कुछ बेचा हो, वो सारा कुछ आता है। इसमें टोटल इनकम इनका कितना आ गया, 2489 करोड़, इसमें 2274 करोड़ का आसपास का इनका वो था। ठीक है, तो अब इसके बाद आप देखिए इबिटा कितना है इनका इस क्वार्टर में, मतलब सितंबर क्वार्टर में 497 करोड़ का, इससे पहले कितना था 366 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने इबिटा इन्होंने 2024 के सेकेंड क्वार्टर में सबमिट किया था। ठीक है, अब इसके बाद आप इबिटा मार्जिन देखें तो इबिटा मार्जिन पिछले साल 16.3 था, अभी 20.6 है। ठीक है, अब इबिट क्या है आपको देखो, ये 385 इबिटा मार्जिन, ये आपका पीबीटी। हमें जो फोकस करना है टोटल पैट, इससे पहले पैट क्वार्टर 2 24 में अभी 135 करोड़ था, अभी इस साल आप देखेंगे तो 221 करोड़ का पैट मार्जिन आप देखेंगे अच्छा खासा बढ़ा है। पिछले साल 6% था, अभी 9.2% से ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इस पे अगर हम और बात करें तो इसके अगर फाइनेंशियल के साथ, अब हम इसके, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो हम चलते डायरेक्ट स्किनर पे, जहां पे आपको अच्छा खासा डिटेल मैं दिखाता हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो, ये आपका डिटेल खुल गया। अब इसमें आपको पहले अगर कुछ भी देखना है तो आपको, ये कंपनी का नाम है आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है सीधा मार्केट कैप 3854 करोड़ का, स्टॉक का पी 69 का है, और इंडस्ट्री पी क्या है 55 का। आप हेल्थ केयर सेक्टर के जितने भी स्टॉक है ना, सारे आपको अपनी पी से ऊपर वर्क करते हुए दिखेंगे, और साथ ही इसमें जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो आता है, बट इसमें क्या है अच्छी खासी कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको में हेल्थ केयर सेक्टर में देखने को मिले। कभी भी आप देखेंगे कोई हॉस्पिटल कभी भी क्रैश नहीं हो, अगर आप पिछले काफी टाइम से अगर उसका डिटेल ट्रैक करोगे ना, तो वो ऐसा स्टॉक कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो लगातार डाउन ट्रेंड में फॉल करते जा रहे, जब तक उस पर कोई बड़ा कुछ निगेटिव ना हो। अदरवाइज आप देखेंगे ज्यादातर स्टॉक, हेल्थ केयर स्टॉक क्या अप ट्रेंड में ही रहते हैं। ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट करते थे अपसाइड। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा इस पे फोकस करके चलना। ईपीएस आप देखो 4.1 का है, आरओसी 13.6 का, और इसके बाद आपका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपने जो टोटल इक्विटी, मतलब इक्विटी से जो इन्होंने पैसा लगाया उस पे कंपनी आपको 11% का रिटर्न जनरेट कर रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, ये चीजें थोड़ा आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू तो कम है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अब इसमें अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखो, ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर अगर आप पिछले 5 साल का देखो तो एवरेज अर्निंग ग्रोथ जो है इनका 28.6% का ईपीएस ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ इनका 28%, ये बड़ा नंबर है। मतलब हर साल आपका ईपीएस जो है 28.6% से ग्रो कर रहा है। मतलब अगर इस साल हमारा ईपीएस 100 आया तो अगले बार अगर ये बढ़ेगा तो आपका कितना बढ़ जाएगा, 28 रुपीज और बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 100 रुपीज का ईपीएस इस साल आया तो नेक्स्ट ईयर 128 रुपीज का होगा। सीधी सी बात है, ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखना। फेस वैल्यू इनका 1 रुपए का है, हाई लो आप देख लो, एफआईआई होल्डिंग थोड़ा कम है, इंटरप्राइजेस वैल्यू ये है। ठीक है, अब इसमें आर्टेमिस मेडिकेयर जो है बेसिकली ये अपोलो ग्रुप, अपोलो टायर आपने सुना है, इसके प्रमोटर जो है वो अपोलो टायर ग्रुप पे, अपोलो टायर के जो प्रमोटर है, इनके जो प्रमोटर है वो टोटल अपोलो टायर ग्रुप पे है। अब अपोलो टायर आप देख लो कैसा बिजनेस कर रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। अभी जो इनका इन्होंने अभी ये ऑपरेटिंग है, इनका पुराना अपडेट है स्किनर का, बट अभी कंपनी के पास जो टोटल आर्टेमिस हेल्थ केयर के पास में अराउंड 750 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है गुड़गांव में। ठीक है, और इसके साथ साथ स्पेशलिटी इनका एरियाज ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोसोलॉजिस्ट और बैकलिफ्टिक, मिनिमली इनवाइस सर्जरी, और इसको अवार्ड भी दिया गया है
नाम एंड जेसीएल एक्सेलरेशन से, ठीक है। आर्टेमिस मेडिका हैज आल्सो डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस इन ऑल्टो, आर्टेमिस डैफोडिल, आर्टेमिस लाइफ, इनके पास अलग अलग टाइप से मॉडल भी है। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो रेवेन्यू डोमेस्टिक से इनको 76, आउटसाइड इंडिया से 24% का टोटल रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या वेरियस टाइप की फैसिलिटी, मैंने आपको बोला ना अराउंड 715 15 के आसपास बेड इनके पास अक्रॉस फैसिलिटी है। इनके पास कहाँ कहाँ बेड है देखो, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में 541, फिर दिल्ली में इनके पास में, न्यू दिल्ली गुड़गांव में 770, और जयपुर वगैरह में 100+ बेड का है। कार्डियक सेंटर भी इनके पास वेरियस लोकेशन में। इनके बाद आप देख सकते हो कौन कौन सेक्टर से इनके पास, ऑर्थोपेडिक से 15% का रेवेन्यू आ रहा है, ऑन्कोलॉजी से 20%, कार्डियो वास्कुलर से 9%, न्यूरो से 17% का इनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू आते हुए दिख रहा है। और साथ ही साथ आप देखो अदर इंक्लूडिंग मेडिसिन से गायना नेफ्रोलॉजी से 39% का रेवेन्यू इनके पास आ रहा है। इंटरनेशनल पेशेंट जैसा मैंने आपको ऑलरेडी उसमें बता दिया है, ठीक है। तो आप आर्टेमिस हॉस्पिटल, आर्टेमिस लाइफ, ये सारे से कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगा। इसका फंडामेंटल हम देखें तो आपको अभी इनका सितंबर क्वार्टर इन्होंने अपडेट नहीं किया छुट्टी होने की वजह से। देखो जून क्वार्टर में, जून 2021 में जो इनका सेल्स 122 करोड़ था, वो देखो धीरे धीरे बढ़ के कितना हो गया, 223 करोड़। मतलब देखो ना तो इसमें बहुत बड़ा फॉल आता है, ना तो बहुत बड़ा कोई जंप आता है, मतलब एक कंटिन्यूस कंसिस्टेंट ग्रोथ, मतलब धीरे धीरे ही ये कंपनी बढ़ रही ग्रोथ। फिर आप अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो जो 13 करोड़ का था 2021 में, वो अभी 2024 में 36, मतलब नेक्स्ट 3 साल में ये कितना हो गया, अराउंड 4x हो गया। मतलब जो 12 करोड़ के आसपास, 13 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 36 करोड़ का हो गया। और मार्जिन देखो, जो कंपनी पहले आर्टेमिस हेल्थ केयर 11% में काम करती थी, वो अभी 16% में काम कर रही है। देख रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 6 करोड़ का था, वो अभी बढ़ के 22 करोड़ हो गया। और साथ ही साथ आप देखें नेट प्रॉफिट जो 4 करोड़ का था, वो भी कितना, 17 करोड़ का इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में हो गया। बट अभी सितंबर क्वार्टर का अपडेट नहीं है, अब इसमें नहीं है, बट अभी रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया। तो आपको इस हिसाब से लगातार इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ है, इसको आप अपने बास्केट में ऐड कर सकते हैं हेल्थ केयर सेगमेंट में। अब इसके बाद अगर हम और देखें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखने जाएंगे तो आपको 547 करोड़ का जो 2019 में सेल्स था, वो अभी बढ़ के 892 करोड़ का, मतलब धीरे धीरे ही लेकिन कंटिन्यूस कंसिस्टेंट ग्रोथ। हमें ऐसा ही बिजनेस चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए जहां पे कंसिस्टेंट ग्रोथ हो। ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में सडन जंप हो जाए, सेकंड क्वार्टर में डाउन, ऐसा नहीं। आपको धीरे धीरे ऐसे स्टॉक अप ट्रेंड में ही चलना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे चलेगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसा आप अगर SIP करते हो तो वो अच्छा होगा। देखो पहले 12% मार्जिन कम था, अभी देखो 12 से 13, 13 से 15, 15 से 16, एक बार बीच में डाउन हुआ 2021 में। अब ये क्यों हुआ, क्या रीजन, ये हो सकता है कोविड की वजह से, कोविड में इनको थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज्यादा हुए होंगे, इस वजह से इनका मार्जिन घट गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलनी है। बाकी नेट प्रॉफिट आप देखो 20 करोड़ से, जो 20 करोड़ 2019 में था, अभी 56 करोड़ का हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कैश फ्लो अगर आप देखें तो कैश फ्लो इनके पास पॉजिटिव है, मतलब कंपनी का जो इनका मेन बिजनेस है वो आप देखेंगे तो 2022 में 60 करोड़ का था, अभी 127, अभी 109 करोड़ का है कैश, ठीक है। अब एक्टिविटी इन्वेस्टिंग, मतलब इन्होंने, इनके पास जो कैश था जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था, वहां से इनको कुछ लॉस हो रहा है, मतलब वो चीजें भी लॉस में चल रही है। साथ में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो देखो, फाइनेंस में इन्होंने मतलब लोन लिया था, उसको पे कर दिया है, ठीक है। इस वजह से ये आपको थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है। ओके, इसके बाद प्रमोटर देखो तो प्रमोटर आपका 67% होल्डिंग प्रमोटर के पास में है, ठीक है। सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा, जून क्वार्टर में उन्होंने बेचा है, तो आपको देखो सितंबर में ये है। इसके बाद आपको FII 0.21% की होल्डिंग है, और DII के पास 3.60% की होल्डिंग पड़ी हुई है। गवर्नमेंट के पास आप देखो 7% का होल्डिंग गवर्नमेंट के पास पड़ा है। पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 21 से 22% की होल्डिंग पब्लिक के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आप सितंबर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी ओपन किया है, तो इसमें आपको इजीली देखने को मिलेगा। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इनकम इस सितंबर 2024 में 23,467 करोड़ का रेवेन्यू टोटल जनरेट हुआ है, और इनको जून में ये आपका 21,689 करोड़ का था, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इनका सेल्स बढ़ा है, और अदर इनकम को जोड़ करके 24,217 करोड़, और यहाँ पे जून क्वार्टर में ये कितना था, 22,127 करोड़। तो हमको मोटा मोटा चीज पे फोकस करना है। तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे 3,108 करोड़ का है, जो इससे पहले 2,213 करोड़ का था, ठीक है। इससे पहले अगर आप देखेंगे लास्ट सितंबर में तो 1,893, मतलब 1,893 से आप जोड़ो तो सीधा 3,100 करोड़, मतलब अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। और यानी
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करना है तो 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2023 का भी आप कैलकुलेट कर लो। पहले इसमें कितना था आपका 5, अभी का इस 2024 में 5,321 करोड़ का है, जो 3,233 करोड़ था। तो इस हिसाब से ये हमारे लिए एक बड़ा बूस्टअप हो सकता है। और आने वाले टाइम में आपको कभी भी ईपीएस अगर आपको देखना है तो ईपीएस भी आप देख लो। बेसिक ईपीएस इस क्वार्टर में 1.44, इससे पहले 1.616 था, इससे पहले 1.01 था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.75 था, जो अभी 2.61 हो गया। अब अगर आपको कोई भी स्टॉक को अगर अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना है तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान देना कि आपको उसके स्टॉक पे हर क्वार्टर को आपको ट्रैक करना कि कंपनी क्वार्टर बेसिस पे उसका कौन कॉल क्या आता है, कंपनी का अगर कभी रेवेन्यू डाउन हुआ है तो क्यों डाउन हुआ है, उसमें क्या प्रॉब्लम। जब तक आप इसको ट्रैक नहीं करेंगे तब तक आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं कर पाएंगे। कि आप मान के चलना, मैं इसको आपको चार्ट दिखाता हूँ आर्टेमिस का। तो ये जो चार्ट है इससे पहले भी आपको देखेंगे, इसमें अच्छा खासा बीसीपी पैटर्न बना। बीसीपी पैटर्न में आपको देखो वैल्यूम का कॉन्ट्रेक्शन हुआ 1 2 एंड 3, देन सडन वर्टिकल ब्लास्ट। ओके, बाद ब्लास्ट के बाद अच्छा खासा अप मूव दिया। अप मूव के बाद फिर से ये स्टॉक एक रेंज में हो गया। देख रहे हैं आप ये रेंज में। अब इसमें क्या है, आपको ये कोई स्विंग के लिए मैं आपको नहीं शेयर कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको आप इस पर रिसर्च कर लो अपनी। मैंने ऑलरेडी आपको सारा कुछ डिफाइन कर दिया है। बट आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप इसके चार्ट के अकॉर्डिंग, बट बिजनेस देख के अगर लॉन्ग टर्म में रखना है तो छोटे मोटे फॉल से डरने का नहीं है। इजिली आराम से इसको क्या आप अपने बास्केट में ऐड करके आप अपना एसआईपी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसमें भी सेम इसी भी पैटर्न लुक लाइक बन रहा है जैसा यहाँ पे बन रहा है। तो ये और ये इसके बाद क्या यहाँ पे अच्छा खासा ब्लास्ट आ सकता है, बट इसको हम 1 से 1.5 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। बाकी अगर कुछ आगे का इसमें अपडेट आएगा तो मैं अपने आपको चैनल में अपडेट करूंगा। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल का जो लिंक है उसका व्यूज है, आपको उसमें नीचे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हूँ, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको प्रॉपरली 1 बाय 1 अपडेट मिलता रहता है मार्केट के रिगार्डिंग। क्योंकि मार्केट में बहुत लोग पैनिक होते हैं, उनको क्या थोड़ा सा फॉल हुआ बेच के निकल जाए, लेकिन हम प्रॉपर आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और एग्जैक्ट रीजन, जिससे आपका जो डर है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है गाइस, तो अगर आप चैनल पे पहली बार तो लाइक और सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अच्छा खासा अपडेट पहले मिले। ओके गाइस, थैंक यू।